तो आज हमारे पास एक बहुत ही रहस्यमयी टेक्स्ट है। रहस्यमयी से ज्यादा मैं कहूंगी कि ये थोड़ा पहेली जैसा है। हाँ, बिल्कुल पहेली जैसा। ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ संकेत दिए गए हैं। कुछ सुराग। और आज हम इन्हीं सुरागों को जोड़ने वाले हैं, एक तरह से जासूस बनकर। और देखेंगे कि ये कहानी आखिर किस इंसान की तस्वीर बनाती है। हाँ, और ये जो पदार्थ है इसका नाम है एम्ब्रा ग्रीशिया, जिसे आम तौर पर मतलब ज्यादातर लोग एम्बरग्रीस के नाम से जानते हैं। और ये कोई आम चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि ये कोई जड़ी बूटी है या कोई पत्थर। हाँ, लेकिन असल में ये स्पर्म वेल की आंतों में बनने वाला एक एक मोम जैसा पदार्थ है, जो बहुत ही दुर्लभ और कीमती होता है। सदियों से इसका इस्तेमाल महंगे परफ्यूम और पारंपरिक चिकित्सा में होता आया है। और हमारे पास जो स्रोत है वो इसके औषधीय गुणों का एक बहुत छोटा लेकिन बहुत गहरा ब्यौरा देता है। और उस स्रोत के बारे में भी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। हम जिस टेक्स्ट को देख रहे हैं वो होम्योपैथी के क्लासिक मटीरिया मेडिका से लिया गया है। अच्छा। ये असल में वो किताबें होती हैं जिनमें किसी भी पदार्थ का इंसानी शरीर और मन पर क्या असर होता है उसे बहुत बारीकी से दर्ज किया जाता है। हाँ, एक एक डिटेल के साथ। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये इंसानी अनुभवों का एक रिकॉर्ड है। तो चलिए इस रिकॉर्ड को डिकोड करना शुरू करते हैं। स्रोत की शुरुआत में ही ये साफ कर दिया गया है कि ये किस तरह के लोगों पर ज्यादा असरदार हो सकता है। एक तरह का प्रोफाइल बनाता है। बिल्कुल। इसमें खास तौर पर उत्तेजित, घबराई हुई और कमजोर बच्चियों और युवा लड़कियों का जिक्र है। और फिर ऐसे बुजुर्ग जिनकी नसें और स्रोत के शब्द हैं घिस चुकी हों। घिस चुकी हूँ। और आखिर में ऐसे दुबले पतले लोग जिन्हें बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। लिए रुकते हैं। ये सिर्फ लक्षणों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक पूरी तस्वीर बना रहा है। शारीरिक बनावट जैसे दुबला पतला होना, उसको सीधे तौर पर मन की हालत जैसे घबराहट से जोड़ा जा रहा है। हाँ, ये कनेक्शन बहुत साफ है। और वो लाइन नसों का घिस जाना, ये सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक जिंदगी भर का तनाव, थकान और एक तरह की नाजुकता का एहसास है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने उन्हें धीरे धीरे घिस दिया है। बहुत ही भावनात्मक विवरण है। और यहाँ से बात और भी गहरी हो जाती है जब हम मन की हालत पर आते हैं। स्रोत में बहुत ज्यादा उदासी की बात कही गई है। कितनी ज्यादा? इतनी गहरी उदासी कि इंसान कई दिनों तक बैठकर रोता रहता है। अच्छा। ये कोई आम मूड स्विंग नहीं है, ये गहरी निराशा की हालत है। और दिलचस्प बात यह है कि इस गहरी निराशा के लिए एक बहुत ही खास वजह भी बताई गई है। हाँ, और यही बात इसे और भी हैरान करने वाली बनाती है। ये हवा में नहीं है, इसका एक ट्रिगर है। बिल्कुल। स्रोत कहता है व्यापार में शर्मिंदगी या नुकसान के बाद। हाँ, बस इतना। हाँ, सिर्फ इतना। एक व्यापारिक असफलता किसी को इस हाल में पहुंचा सकती है। और इसका असर सीधा शरीर पर दिखता है। हाँ, नींद ना आना, बिस्तर में लेटे रहने पर बेचैनी होना और उठकर बैठ जाने की इच्छा होना। ये एक जरूरी सवाल है। क्या ये मुमकिन है? लेकिन अगर हम इसे उस शुरुआती प्रोफाइल से जोड़कर देखें, घबराया हुआ, संवेदनशील। हाँ, जिसकी नसें पहले से ही घिसी हुई हैं, तो समझ आता है। अच्छा। ऐसे इंसान के लिए व्यापार में नुकसान सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है। ये उनकी पहचान पर हमला है। बिल्कुल, उनके आत्मसम्मान पर। और उनका संवेदनशील सिस्टम इस झटके को झेल नहीं पाता। तो मन की चोट सीधे शरीर की बेचैनी बन जाती है। हाँ, उनकी भावना और उनका शरीर अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। ये कनेक्शन तो बहुत साफ दिख रहा है। और ये मानसिक बेचैनी सिर्फ मन तक ही सीमित नहीं रहती है ना? नहीं। स्रोत के मुताबिक ये शरीर पर भी बहुत अजीब तरह से असर डालती है। कुछ लक्षण तो वाकई चौंकाने वाले हैं। जैसे मुंह से बदबू के साथ रेनुला। हाँ, रेनुला एक तरह की सिस्ट होती है जो जीभ के नीचे बनती है। ये तो बहुत ही खास क्लिनिकल डिटेल है, कोई आम बात नहीं है यार। और भी हैं। पेट के अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस होना। पेट में ठंडक? हाँ, लेकिन अच्छा, अब जो लक्षण आने वाला है उसे पढ़कर मैं सच में कुछ देर के लिए रुक गया था। ऐसा क्या है? मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ दर्ज किया जा सकता है। स्रोत कहता है कि शौच के दौरान किसी और इंसान की मौजूदगी, चाहे वो नर्स ही क्यों ना हो, बर्दाश्त नहीं होती। एक मिनट, क्या? इंसान इतना बेचैन हो जाता है कि वो शौच कर ही नहीं पाता। ये तो बहुत ही अजीब है। क्या स्रोत ये बताता है कि ऐसा क्यों होता है? नहीं, सीधा कारण तो नहीं बताता। मतलब इसका उस नर्वस स्वभाव से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये सिर्फ शर्मीलापन तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं।
ये तो ऐसा है जैसे शरीर किसी और की मौजूदगी में काम करना ही बंद कर दे। हाँ, ये परफॉर्मेंस एंजाइटी का बिल्कुल अगला लेवल है। सही बात है। लेकिन ये उस पैटर्न में एकदम फिट बैठता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, ये अति संवेदनशीलता मतलब हाइपर सेंसिटिविटी का एक चरम उदाहरण है। लोगों की मौजूदगी में असहज महसूस करना एक बात है, लेकिन इस हद तक बेचैन हो जाना कि शरीर की एक बुनियादी क्रिया ही रुक जाए। ये उस इंसान की आंतरिक दुनिया की नाजुकी को दिखाता है। बिल्कुल। ये बताता है कि बाहरी दुनिया का दखल उनके लिए कितना ज्यादा और सीधा है। उनकी व्यक्तिगत सीमाएं वो बहुत ज्यादा नाजुक हैं। ये वाकई में बहुत गहरा अवलोकन है। और ये अति संवेदनशीलता शरीर के दूसरे हिस्सों में भी दिखती है। अच्छा? खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य के मामले में स्रोत में बताया गया है कि माहवारी के बीच में भी खून का रिसाव हो सकता है। और वो भी किसी बहुत छोटी मोटी घटना के बाद? हाँ बिल्कुल, जैसे एक लंबी सैर या बहुत ज्यादा सख्त मल के बाद। मतलब शरीर इतना संवेदनशील है कि जरा सा भी अतिरिक्त दबाव या मेहनत एक असामान्य प्रतिक्रिया को जन्म दे सकती है। फिर से वही पैटर्न? हाँ, एक सामान्य गतिविधि जैसे टहलना एक असामान्य शारीरिक नतीजे पर पहुंच रही है। शरीर हर छोटी बड़ी चीज पर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। इसके अलावा ल्यूकोरिया का भी एक बहुत ही सटीक विवरण है। ल्यूकोरिया मतलब वाइट डिस्चार्ज। हाँ, स्रोत इसे सिर्फ एक समस्या कहकर नहीं छोड़ता। वो कहता है गाढ़ा नीला सफेद बलगम। नीला सफेद? हाँ, और एक और खास बात जोड़ता है, ये खासकर या सिर्फ रात में होता है। यहाँ फिर से हमें उस अवलोकन करने वाले की नजर की दाद देनी होगी। सही बात है। वो सिर्फ ल्यूकोरिया कहकर नहीं रुकता। हाँ। बलगम का रंग नीला सफेद और उसका समय सिर्फ रात में। ये किसी डॉक्टर की डायरी जैसा लगता है। बिल्कुल, जो हर छोटी से छोटी चीज को नोट कर रहा है, ये सामान्यीकरण से बच रहा है और बहुत ही खास पैटर्न को पकड़ रहा है। यही इस टेक्स्ट की असली ताकत है। और यही सटीकता हमें खांसी के जिक्र में भी दिखती है। ये कोई आम खांसी नहीं है। अच्छा? स्रोत कहता है ऐंठन वाले दौरों में तेज खांसी। ऐंठन वाली खांसी मतलब स्पेज़मोडिक कफ? हाँ, और इसके साथ डकारें आती हैं और आवाज बैठ जाती है। इसका मतलब है कि ये अचानक जोरदार और बेकाबू दौरों में आती है। ये सिर्फ फेफड़ों की समस्या नहीं लगती। ये एक नर्वस सिस्टम की प्रतिक्रिया जैसी लगती है। हाँ, जो पूरे शरीर को हिला देती है। बिल्कुल, और इसके ट्रिगर्स भी बहुत खास हैं। क्या है? ये खांसी जोर से बात करने या पढ़ने से बढ़ जाती है। फिर से वही सामाजिक या खुद को व्यक्त करने वाली क्रियाओं से जुड़ाव। हाँ, और इसमें समय का भी एक पैटर्न है। शाम को बिना बलगम के सूखी खांसी और सुबह बलगम वाली खांसी। ये एक और बहुत ही सटीक फर्क है। ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है ना? हाँ, बहुत। यह हमें बताता है कि दिन के अलग अलग समय में शरीर की प्रतिक्रिया बदल जाती है, जो उस स्थिति की प्रकृति के बारे में और भी ज्यादा जानकारी देता है। ये किसी पहेली के और टुकड़े जोड़ने जैसा है। स्रोत इसकी तुलना काली खांसी से भी करता है। अच्छा, वोपिंग कफ से? हाँ, लेकिन तुरंत एक महत्वपूर्ण अंतर बताता है। वो कहता है कि इसमें काली खांसी वाली वो विशेष सांस अंदर खींचने की आवाज नहीं होती। तो ये दिखाता है कि जो भी ये लिख रहा था वो बहुत ध्यान से समानताओं और भिन्नताओं दोनों को देख रहा था। वो बस लेबल नहीं चिपका रहा था। बिल्कुल, और यहीं पर स्रोत हमें इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी देता है। अच्छा? वो हमें दो बहुत महत्वपूर्ण श्रेणियां देता है। एग्रेवेशन यानी किन चीजों से तकलीफ बढ़ती है, और अमिलियरेशन यानी किन चीजों से आराम मिलता है। हाँ, ये दो लिस्ट इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए जरूरी हैं। इनसे हमें सिर्फ लक्षणों के बारे में ही नहीं बल्कि उस इंसान की पूरी हालत को संभालने के बारे में भी सुराग मिलते हैं। एक तरह का यूजर मैनुअल है ये। ठीक है, तो इस यूजर मैनुअल को पढ़ते हैं। इसका कुल मतलब क्या है? पहले देखते हैं कि कौन सी चीजें स्थिति को बिगाड़ती हैं, यानी एग्रेवेशन फैक्टर्स। ठीक है। लिस्ट में है गरम पेय, गरम कमरा, संगीत, लेटना, जोर से पढ़ना या बात करना, बहुत से लोगों की मौजूदगी और जागने के ठीक बाद। इस लिस्ट में एक बहुत साफ पैटर्न है। क्या? ज्यादातर चीजें इंद्रियों को उत्तेजित करने वाली हैं। गर्म तापमान, संगीत की आवाज, बात करने की क्रिया, लोगों की भीड़। सही बात है। ये सब उस नर्वस सिस्टम पर और बोझ डालती हैं जो पहले से ही इतना संवेदनशील है। ये एक ऐसे कमरे जैसा है जिसमें हर आवाज गूंजती है। बिल्कुल, और ये सारी चीजें उस कमरे में और शोर बढ़ा रही हैं। और ध्यान दें कि लोगों की मौजूदगी और जोर से पढ़ना या बात करना उन लक्षणों से सीधे तौर पर जुड़ते हैं जिनकी हमने पहले बात की थी। हाँ, जैसे सामाजिक चिंता और खांसी का बढ़ना।
सब कुछ एक ही धागे से बंधा है। लेटना भी तकलीफ बढ़ाता है, जो उस बेचैनी से जुड़ता है जिसमें इंसान को बिस्तर से उड़ जाना पड़ता है। बिल्कुल। अब इसके उलट आराम देने वाली चीजों को देखते हैं। एमिलियोरेशन फैक्टर्स। ठीक है। लिस्ट बहुत छोटी और सीधी है। खाने के बाद ठंडी हवा, ठंडा भोजन और पेय और बिस्तर से उठना। यहाँ विरोधाभास तो एकदम शीशे की तरह साफ है। हाँ, है ना। गर्म चीजें बुरी हैं, ठंडी अच्छी। लेटना बुरा है, उड़ जाना अच्छा। ये टकराव इस प्रोफाइल का एक मुख्य हिस्सा लगता है। ठंडी हवा और ठंडे पेय शायद उस उत्तेजित गर्म हो चुके नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करते हैं। हाँ, और ये विरोधाभासी सबसे काम की जानकारी है। ये हमें बताता है कि ये हालत स्थिर नहीं है। ये बाहरी माहौल के प्रति बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील है। बिल्कुल। गर्म कमरे में तकलीफ बढ़ जाती है, लेकिन ठंडी हवा में बाहर निकलने से राहत मिलती है। यह हमें एक व्यावहारिक समझ देता है कि उस इंसान के लिए क्या काम करता है और क्या नहीं। ये सिर्फ एक निदान नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका बता रहा है। तो आज हमने एम्ब्रा ग्रेजिया के बारे में इस पुराने टेक्स्ट से जो कुछ भी समझा, वो एक ऐसे व्यक्तित्व की एक बहुत ही साफ और जीती जागती तस्वीर सामने रखता है जो बेहद संवेदनशील और नर्वस है। हाँ, ये एक ऐसी तस्वीर है जो कई अलग अलग बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर बनती है। व्यापार में नुकसान, पेट में ठंडक, रात में होने वाला डिस्चार्ज और लोगों के सामने शौच ना कर पाना, ये सब एक ही कहानी के हिस्से हैं। और ये कहानी खास तौर पर बच्चों, युवा लड़कियों और बुजुर्गों से जुड़ी है। यानी जीवन के वो पड़ाव जहां इंसान या तो बहुत कोमल होता है या फिर जिंदगी से थक चुका होता है। इसमें गहरी उदासी है, जिसका एक खास भावनात्मक ट्रिगर है। व्यापार में नुकसान। और इसमें अजीब सामाजिक चिंताएं हैं जो बहुत ही निजी पलों में सामने आती हैं। और बहुत ही खास शारीरिक लक्षण भी हैं। और सबसे जरूरी बात, ये हमें साफ साफ बताता है कि किन चीजों से तकलीफ बढ़ती है, जैसे गर्मी, संगीत, भीड़, और किन से कम होती है, जैसे ठंडा खाना और ठंडी हवा। ये सारी जानकारी मिलकर एक बहुत ही अनोखा और पहचाने लायक पैटर्न बनाती है। तो आज की हमारी इस पड़ताल के बाद इस स्रोत की सबसे हैरान करने वाली बात क्या निकल कर आती है? मेरे हिसाब से इस स्रोत की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये आज के माइंड बॉडी कनेक्शन के विचार को सदियों पहले ही समझ चुका था, बिना इन फैंसी शब्दों का इस्तेमाल किए। बिल्कुल। ये सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक इंसान की पूरी कहानी है, उसके व्यापार के नुकसान से लेकर उसके पेट की ठंडक तक। और ये सब एक ही धागे में पिरोया हुआ है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि इंसान को टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। मनोवैज्ञानिक और शारीरिक पहलू अलग अलग नहीं है जी, वे एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। बिल्कुल। ये एक बेहतरीन निष्कर्ष है, और ये स्रोत हमारे सुनने वालों के लिए भी एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। ये हमें उन चीजों की एक सूची देता है जो लक्षणों को बढ़ाती या घटाती हैं, है ना? हाँ, एग्रीवेशंस और अमेलियोरेशंस। तो ये एक विचार को जन्म देता है, किसी भी खास इलाज या दवा से हटकर हमारी रोजमर्रा की सेहत इस बात पर कितनी ज्यादा निर्भर करती है कि हम अपने व्यक्तिगत बढ़ाने वाले और आराम देने वाले कारकों के प्रति कितने जागरूक हैं। मतलब वो कौन से खास भोजन, माहौल, लोग या गतिविधियां हैं जो हमारे अपने शारीरिक और मानसिक हालत पर एक खास व्यक्तिगत असर डालते हैं। हाँ, शायद खुद को बेहतर समझने का रास्ता भी इसी तरह की बारीकी से खुद को देखने से होकर गुजरता है।